नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो मैं आपका होस्ट रविकांत मुखाते हुए एक नए वीडियो के साथ। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं रचना शरीर का पहला अध्याय है। आप यहीं से शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड हो सकें, जिससे कि आप जल्द से जल्द अध्ययन कर सकें। तो देखिए, चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिएगा, जय शरीरोपक्रमणीय, अर्थात इसमें क्या शरीर के उपक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे रिवील करते हैं क्या है ये क्या नहीं। तो देखिएगा, शरीर शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरण द्वारा निर्मित प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता प्रकट करता है। प्रत्येक शब्द का विभिन्न अर्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विषयानुसार अर्थ बताने में उनकी क्षमता होती है। शरीर शब्द का आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में ही नहीं, उपनिषदों में भी विवरण दिया गया है। वह इस प्रकार है। अब देखिएगा आगे। तो देखिएगा, गर्भो उपनिषद के अनुसार यह शरीर शब्द आश्रय अर्थात स्थिति अर्थ की श्री धातु से बना, जिसका अर्थ है श्रियंते। अब देखिएगा आगे, मानव देह को चेतना अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि, यह 3 प्रकार की अग्नियां निरंतर क्रियाशील रहती हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको अग्नियों के बारे में ज्ञान होगा। अगर नहीं ज्ञान है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा ज्ञानाग्नि। तो ज्ञानाग्नि क्या है? शरीर के सभी शुभ अशुभ कर्म इसी अग्नि के द्वारा होते हैं। ज्ञान के अनुसार ही सब कुछ होता है। दर्शाग्नि, तो यह दर्शन का कार्य करती है। आयुर्वेद में इसे ही आलोचक पित्त कहा गया है। अब देखिएगा कोष्ठाग्नि। अब कोष्ठाग्नि में क्या? शरीर में मुख द्वारा ग्रहण किए हुए सभी प्रकार के अन्न का जो पाक करती है उसे जठराग्नि अथवा कोष्ठाग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो ये एक सिनोनिम हो गया जठराग्नि का या कोष्ठाग्नि का। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से, शब्द रचना की दृष्टि से क्या है? शब्द रचना की दृष्टि से हिंसा अर्थ वाली स्र धातु से इरन प्रत्यय करने पर शब्द बनता है, जिसका अर्थ निम्न प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। अब पहला क्या है? सीरते इति शरीरम। अब यहाँ से शरीर की परिभाषा क्या है, चलिए बात करते हैं। तो सीरते इति शरीरम अर्थात विभिन्न ग्रंथियों की पाक क्रिया से तथा समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे, मतलब क्षणती रहे, कम होती रहे, घटती रहे, उसे शरीर कहते हैं। अब देखिएगा दूसरी क्या है, एक तो ये होगी, दूसरी क्या है? सीरते हने अस्ति आत्मनम इति शरीरम, जो निरंतर गति के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उम्र बढ़ती रहेगी तो ये नष्ट होता रहेगा। अब आगे बात करते हैं। प्रत्येक क्षण क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहते हैं। तो बात वही है, थोड़ा सा कोई अंतर रहता है। तो अब देखिए आगे फिर बात कर लेते हैं। चौथे नंबर क्या कहा है? क्षीण होना, विशृंखलन होना, विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की उपावय प्रक्रियाओं एनाबोलिक प्रोसेस का ज्ञान कराने वाले इसी कारण इसका नाम शरीर है। अब देखिए, अब और आगे बात करते हैं पर्याय शब्दों के अनुसार। तो पर्याय शब्दों के अनुसार क्या है? शरीरवाचक 2 शब्दों से प्रसिद्ध 2 शब्द और प्रसिद्ध हैं, देह और काय। तो शरीर के जो पर्यायवाची क्या हैं? देह और काय, तो पर्याय हैं ये। अब देखिएगा का में क्या दिया है? देह शब्द की उत्पत्ति देह धातु और घन प्रत्यय से होती है, जिसका अर्थ वृद्धि और विकसित होना है। देखिए, मैं आपको बता दूं मैंने इसको क्यों लिया हुआ है। मैंने इसको इसलिए लिया हुआ है इस नोटबुक को, क्योंकि इस नोटबुक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिट्टो मटेरियल दे रखा है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आगे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो मैं हो सकता है आपको माइनसिक से भी पढ़ाऊँगा। अब देखिएगा आगे बात कर लेते हैं। और मैं नोट्स से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ नोट्स में चीज़ें रह जाती हैं। तो आप अपने अगर स्तर से नोट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय किसी के कॉपी करने से। अब देखिएगा, और जो अच्छे नोट्स होंगे वो मैं आपको बिल्कुल अवेलेबल कराऊंगा। अब देखिएगा दूसरा शब्द काय अग्निवाचक है। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन अग्नि के द्वारा होते हैं, अतः इससे क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए लिखा गया है, चीयते अस्मिन अस्थे आदि कमिति काय
चिघन आदि ककारः। अतः चयापचय दोनों क्रियाओं के कारण दोनों प्रक्रियाओं कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का ज्ञान इस काय सबसे परिलक्षित होता है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की परिभाषा से 3 माह तक भ्रूणावस्था को गर्भ कहना चाहिए और चतुर्थ माह से उसको शरीर कहना चाहिए। अब देखिएगा सेक्सुअल फिजियोलॉजी बाई मार्शल में लिखा है, द टर्म फीटस इज यूजुअली अप्लाइड फॉर द एम्ब्रियो आफ्टर इट्स acquired some things of its final shape is at about the 3rd month। तो 3rd month के बाद इसको भी कह सकते हैं, इन्होंने भी यही चीज़ दे रखी है। अब देखिएगा आगे शरीर क्रिया की दृष्टि से सप्त धातु त्रिदोष 13 अग्नियों के साम्यावस्था के स्वरूप को शरीर कहते हैं। तो यहाँ से आप जो सप्त त्रिदोष और 13 ये सब याद रहना चाहिए आपको, फिर भी आगे मैं ब्रीफ में अच्छे से बताऊँगा और आपको अष्टांग में पढ़ने को मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं आचार चरक के अनुसार। अब आचार चरक के अनुसार क्या है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग बाही। अर्थात आत्मा का आश्रय भूत और पंच महाभूतों के विकास के समष्टि रूप का नाम शरीर है। यह शरीर संयोग बाही होता है, अर्थात 3 दोष सप्त धातु मलों के सममात्रम रहने से यह शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है। अब देखिए आचार सुश्रुत के अनुसार तो क्या है, शुक्र शोणित गर्भा स्तम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छता गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अवस्थम वायु विभजन्ति तेन एवं पच्यति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयन्ति एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जिवा घ्राण कर्ण नितम आदि विरंगे रूप तथा शरीर इति संज्ञा लभ्यते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक आप इसको गर्भ की भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ से यहाँ नोट कर लेना है। अब देखिएगा अर्थात गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति और षोडश विकार युक्त शुक्र और शोणित गर्भ कहलाता है। चेतना युक्त उस गर्भ में वायु विभाजन करती है, तेन पाचन करता है, जल क्लीनता उत्पन्न करती है, पृथ्वी कठिनता करती है और आकाश आकार में वृद्धि करता है। जिस प्रकार परिवर्तित हुआ हुआ गर्भ जब हाथ पैर आदि विभिन्न अंग प्रत्यंग युक्त होता है, उसी अवस्था में इसका नाम शरीर हो जाता है। तो इसी प्रकार है। अब देखिएगा जिसका निरंतर क्षरण होता रहे, जो परिवर्तनशील हो और जो ज्ञान कोष्ठ दर्शाग्नि आज से युक्त, जिसमें विकास और क्षय अर्थात चयापचय दोनों प्रकार की क्रिया निरंतर होती रहें, एवं शुक्र शोणित संयोग के पश्चात जब अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति हो जाती है तब उसे शरीर कहा जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे शारीर की, क्योंकि बहुत से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है शरीर एवं शारीर के बारे में बताइए। तो इसी प्रकार देखिएगा शारीर की व्याख्या आयुर्वेद संहिताओं एवं संग्रह ग्रंथों में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। अष्टांग आयुर्वेद के सभी विषयों के अनेक स्थानों के नाम से विभाजित किया गया है, जैसे सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान। इनमें शारीर भी एक स्थान है और शरीर भी एक स्थान है। इसमें शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग की रचना का एवं संचित रूप से क्रिया का भी वर्णन किया गया है। रचना शरीर में सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर दोनों का ही वर्णन किया गया है। चिकित्सा शास्त्र में शरीर की विशेष महत्ता प्रदर्शित की है। अब देखिएगा शरीर स्थान की निरुक्ति क्या है, शरीरम चिंतते सर्वदैव मानुष संपदा सर्वभावे तस्मना च सार शरीरम स्थान मुच्यते। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि मैं अक्सर बताता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, कन्फ्यूजन रहती है। जैसे चा सा लिखा हुआ है तो यहाँ पे चा का मतलब है चरक और सा का मतलब है शारीर स्थान, और 8वां अध्याय है, 69वां श्लोक है, 69 श्लोक। अब देखिएगा अर्थात सभी संभव उपायों द्वारा दैव संपत्ति परमात्मा आदि मानव संपत्ति पुरुषार्थ आदि दोनों विषयों के लिए सभी शरीर के विषय में विचार करते हैं। इस कारण इस स्थान का नाम शरीर रखा गया है। तो इसी प्रकार देखिएगा शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, तो शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द शरीर अड़ु प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है शरीर से संबंधित शारीरिक एवं दैहिक ज्ञान कराने वाला। अब देखिएगा शारीर शब्द की परिभाषा, तो शारीरिक भावम अधिकृत्य कृतो अध्याय शरीरः। अब देखिएगा अर्थात शरीर विज्ञान की रचना एवं क्रिया संबंधी विषयों का विवरण जिस शास्त्र से प्राप्त होता है उसे शरीर कहते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं,
तो आगे शरीर को रचना एवं क्रिया की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है, रचना शरीरम और क्रिया शरीरम। अब देखिएगा रचना शरीरम की एक परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना है आपको अच्छे से। तो देखिएगा रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। जिस विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि एग्जामिनर जो आते हैं वो आपसे जनरली पूछते हैं रचना शरीर की डेफिनेशन बताओ, तो ऐसे करके आयुर्वेद में तो आप बता सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं। अब देखिए, जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना के संबंध में विशेष विवरण प्राप्त होता है उसे रचना शरीर कहा जाता है। इस विज्ञान में हमें विशेष रूप से अस्थि, सिरा, धमनी, मांसपेशी, हृदय, फुफ्फुस आदि अवयवों की रचनात्मक स्थिति, परिमाप एवं स्वरूप का आदि का ज्ञान होता है। अब देखिए क्रिया शरीरम। तो क्रिया शरीरम क्या है? क्रिया प्रतिपादकम शरीरम शारीरम क्रिया शरीरम। ठीक है। अब देखिए, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम शरीर के अवयवों की क्रिया के संबंध में विशेष विवरण प्राप्त होता है उसे क्रिया शरीर कहा जाता है। इस विज्ञान से हमें विशेष रूप से अस्थि, सिरा, धमनी, मांसपेशी, हृदय आदि अवयवों की क्रिया विशेष का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिएगा आधुनिक मतानुसार शरीर विवेचना। आधुनिक मतानुसार शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी शब्द के रूप में जाना जाता है। आप पता है आपको, मॉडर्न में एनाटॉमी इसको कहते हैं, रचना शरीर को। अब देखिएगा इस शब्द के लिए गणनाथ सेन जो थे प्रत्यक्ष शरीर शब्द प्रयुक्त किया है, जो कि सर्वदा सत्य प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष शरीर मतलब यह है जो प्रत्यक्ष है, हमें सामने दिख रहा है, यह शरीर विषय का एक भाग है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। एनाटॉमी शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार है। एनाटॉमी किन किन से मिलकर बनता है? एना और टॉमी, तो इक्वल टू एनाटॉमी। एना का मतलब क्या होता है? सी, समुद्र। टॉमी मीन्स ए सफिक्स डिनोटिंग अ कटिंग ऑपरेशन। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे टॉमी का मतलब एक सफिक्स डिनोटिंग ए कटिंग ऑपरेशन। तो किसी चीज़ को काट के देखते हैं, एक ऐसी चीज़ को काट के देखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या दे रखा है? एंड टोनेन एनाटोमी। अब एंड का क्या मतलब है? एनसुंड्रोन्ड पार्ट, और टोनिन का मतलब है टू कट। अब देखिएगा आगे, तो अतः दोनों शब्दों का संयोगार्थ हुआ है शरीर के विभिन्न कटे हुए भागों का ज्ञान, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों को विच्छेदित करके किया गया प्रत्यक्ष ज्ञान का विवरण। जिस शास्त्र में हो उसे प्रत्यक्ष शारीर या एनाटॉमी कहा जाता है। अब देखिएगा शरीर ज्ञान का प्रयोजन। अब शरीर ज्ञान का प्रयोजन क्या है तो देख लेते हैं आगे। शरीर विषय की उपयोगिता का वर्णन करते हुए चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों में संक्षिप्त रूप से इसका उद्धृत किया है। अब आचार्य चरक के अनुसार शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदयो विषक आयुर्वेद सा कात्यायन वेद लोक सुखप्रदम। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसकी परिभाषा वो हिंदी क्या है तो देखते हैं, स्प्लिट करते हैं। अर्थात जो चिकित्सक शरीर को सभी प्रकार से सदैव संपूर्ण रूप से जानता है वह लोक में मनुष्य को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जान सकता है। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं दोबारा अगेन पढ़ देता हूँ। अर्थात जो चिकित्सक शरीर को सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से जानता है वह लोक में मनुष्य को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जान सकता है। जब आपको एनाटॉमी नहीं पता होगी तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब देखिएगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है तो शरीरे चैव शास्त्रार्थे च दृष्टार्थ स्यादिसारद। अब दृष्ट श्रुत्याभ्याम संदेहम बापहो चरित क्रिया। अब देखिएगा यदि कोई चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहे तो उसे शरीर एवं शास्त्र दोनों में दक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष और सैद्धांतिक दोनों का ज्ञान प्राप्त करके चिकित्सक को चिकित्सा कर्म करना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको पता भी होगा कितने टाइप के वैद्य होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिद्ध साधित होते हैं, चरमचर होते हैं और योग गुण वाले होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से तो योग गुण वाले होने चाहिए। अब देखिएगा पहला क्या है तो शरीर की व्यकृता अवस्था से पूर्व प्राकृतिक ज्ञान आवश्यक है, इसलिए शरीर की प्राकृतिक संरचना का ज्ञान रचना शरीर से प्राप्त होता है, अतः चिकित्सा कार्य हेतु रचना शरीर का ज्ञान आवश्यक है। अब देखिए दूसरी क्या है, स्थूल शरीर के ज्ञान से पूर्व सूक्ष्म शरीर का ज्ञान भी आवश्यक है। शरीर में सृष्टि की उत्पत्ति, पंच महाभूत तत्व एवं प्रकृति आदि का भी ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर का विवरण भी इसी प्रकार से प्राप्त होता है, अतः शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है शरीर के अंग प्रत्यंगों की स्वस्थ अवस्था में क्या क्रियाएं होती हैं आदि में प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित है।
एतद विषयक ज्ञान शरीर से प्राप्त होता है, अतः शरीर अध्ययन भी बहुत उपयोगिता है। अब चौथा क्या है, तीसरा हो गया। तो चौथा क्या है, किसी भी दोष धातु एवं अवयव की 5 भौतिक रचना का ज्ञान कराने के लिए भी शरीर का ज्ञान आवश्यक है। अब देखिएगा आगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शरीर थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो देखिएगा शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने पर यह जानना आवश्यक है कि विकार किस स्थान पर उत्पन्न हुआ है एवं किस अंग को विशेष प्रभावित करता है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग की समीपता और पारस्परिक संबंध का ज्ञान शरीर के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिएगा पांचवा हो गया। छठवां देखते हैं, शल्य कर्म की दृष्टि से शरीर विषय का विशेष उपयोग है। शल्य चिकित्सा में प्रत्येक अंग प्रत्यंग, मांसपेशी, सिरा, स्नायु, धमनी आदि के पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा मर्म शरीर के प्राण कहे जाते हैं। आपने मर्म शरीर अभी पढ़ा नहीं है, आप आगे चल के इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है और आता ही आता है। वीडियोस पड़ी हुई हैं कुछ, तो उसमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में एनाटॉमी जितनी भी हैं आप देखते रहिएगा, फर्स्ट ईयर की पूरी वीडियोस देखते रहिएगा। अतः स्थान वेद से इन सभी की रचना, संधिबंधन आदि का ज्ञान न होने पर शल्य कर्म में अनेक कठिनाइयों के साथ साथ कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इस कारण भी शरीर का ज्ञान उपयोगी है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो चिकित्सा का एक विषय न्याय वैदक जुरिस्प्रूडेंस भी है। न्याय वैदक आप समझते हैं, जुरिस्प्रूडेंस हम लोग को पढ़नी पड़ती है, आखिर हर चीज़ का एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, वो जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, जिसमें मृतक के शव की परीक्षा की जाती है। हत्या एवं बलात्कार आदि विषयों में विषय भी शरीर के अंग प्रत्यंगों की जांच करके ही निश्चित किए जाते हैं। शव के अंगों एवं अस्थि आदि को देखकर स्त्री पुरुष एवं बालक के शव का निश्चय किया जाता है। इसी कारण शरीर विषय की उपयोगिता एवं रचना शरीर का अध्ययन प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। आपको पता है तब तक आप नहीं पता कर सकते जब तक आपको, क्योंकि हर एक उम्र में हर जो बॉडी की स्ट्रक्चर तो एक ही जैसी होती है, लेकिन किसी की बॉडी मतलब मान लीजिएगा फ्यूज़ हो जाती हैं, आपको पता होगा कॉकेक्स वगैरह, इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं किस उम्र में, उम्र का बहुत इसी से पता पड़ता है। ठीक है, तो रचना शरीर का अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। अब चलिए बात कर लेते हैं शरीर की सड़ंगता के बारे में। तो इस संपूर्ण शरीर को 6 भागों में विभाजित किया गया। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है सड़ंगता के ऊपर, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आचार्य चरक के अनुसार तत्रायाम शरीर स्यांग विभाग तथा द्वैबाहु द्वैसक्तनी शिरोग्रीवम अंतरादि इति संगम मंगम। अब देखिएगा शरीर का अंग विभाजन करते हुए चरक लिखते हैं, 2 बाहु हाथ, 2 शक्ति पाद, सिर, ग्रीवा और मध्य शरीर इस प्रकार 6 अंगों में विभक्त है। अब ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, तच्च षडंगम शास्त्रो अस्त्रो मध्यम पंचम षष्टम सिरमिति। यह शरीर 6 अंगों वाला है, जैसे शाखाएं 4, 2 हाथ 2 पैर, 5वां मध्य शरीर और 6ठा सिर है। अब देखिए आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार, आचार्य भाव प्रकाश ने इस शरीर को 8 अंगों वाला बताया है, जैसे सिर, ग्रीवा, दोनों हाथ, वक्ष, उदर, पार्श्व, पृष्ठ और शक्ति। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। तो क्या याद कर लेना है, सुश्रुत ने 6 बताया, उन्होंने भी 6 बताया है चरक ने, और भाव प्रकाश ने क्या 8 बताया है। तो इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले हम नेक्स्ट स्टेप्स का वो पार्ट लेके आएंगे, तो उसमें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसको पढ़ते रहिएगा और विजिट करते रहिएगा चैनल पे। अगर वीडियोस नहीं, लिंक नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप वीडियोस देखते रहिएगा और आप इसको चैनल को ओपन करते रहिएगा। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी आपको आपके समक्ष आ पाए, तो आप टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक पे हमको लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि एफर्ट एक समझ में आता है। ठीक है, मिलता हूँ एक इसके नेक्स्ट पार्ट में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।